एनडीए की जीत के बाद देश में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। रविवार 9 जून को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है। पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी है। प्रकाश, बताइए, कल शपथ ग्रहण है, क्या क्या डिटेल्स आ रहे हैं, क्या आपके पास जानकारी है? बजे के करीब शपथ ग्रहण समारोह जो तय हुआ है राष्ट्रपति के निमंत्रण के बाद। और इसमें काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं अभी। बल्कि प्रक्रिया चल भी रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल्ली को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। देश विदेश के तमाम मेहमान इस शपथ ग्रहण समारोह में जुटने वाले हैं और कल की खास बात ये होगी कि एक तरीके से मोटे तौर पे जो प्रोमिनेंट मिनिस्ट्रीज होंगी, उसका खाका कल खींच दिया जाएगा। कौन-कौन से मिनिस्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कुछ सदस्य भी शपथ लेंगे। और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि कल ही देर शाम तक पोर्टफोलियोज एलोकेशन की जो लिस्ट है, वो भी आ जाए। क्योंकि कल शाम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे काफ़ी इम्पोर्टेंट बैठक हुई, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह भी थे। और साथ में जो एनडीए अलाइज़ हैं, उनके भी लीडर्स मौजूद थे, जहाँ पर इस बात पर चर्चा चली कि आखिर उनको कौन-कौन से पोर्टफोलियो दिए जाएँगे। साथ ही साथ कुछ बीजेपी के जो एक्जिस्टिंग मिनिस्टर्स हैं, उनको भी बुलाया गया था और उनसे भी जेपी नड्डा ने चर्चा की, जिसमें हालाँकि इस बात की क्लैरिटी तो अभी तक नहीं आ पाई है कि कौन-कौन से मिनिस्टर्स जो पिछली कैबिनेट में थे, उनको रिटेन किया जाएगा और किन्हें संगठन में भेजा जाएगा या फिर पोर्टफोलियो में बदलाव होगा। उस पर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस मसले पर कल देर रात तक चर्चा चलती रही और एक तरीके से ये पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इस बात पर भी सहमति बन गई है कि जो गठबंधन के दल हैं, उनको कौन-कौन से मिनिस्ट्रीज़ दिए जा रहे हैं। हालाँकि डिमांड्स काफ़ी हैं, लेकिन बीजेपी ये ज़रूर चाहेगी कि जो प्रोमिनेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो सीसीएस में आते हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, उसके जो पोर्टफोलियोज हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो बीजेपी के पास रहे। तो कल काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है और प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कुछ सदस्य भी शपथ लेंगे और फिर पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी और परसों यानी कि मंडे से ये जो मिनिस्टर्स हैं, जिनको कि ये चार्ज दिए जा रहे हैं, जिनको कि मिनिस्ट्री दिए जा रहे हैं, वो चार्ज लेने की शुरुआत भी करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं और तमाम विदेशी देशी मेहमान जो है जुटने वाले हैं। अगर आपके पास वक़्त हो तो मैं उसकी भी जानकारी दे पाऊँगा। तो आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन बताइए कि अगर आप विदेशी मेहमान की चर्चा कर रहे हैं, तो कौन-कौन से वो मेहमान हैं जो शामिल होने वाले हैं? जो प्रोमिनेंट लिस्ट है, वो हमारे दर्शकों से शेयर करिए, प्रकाश। देखिए, जो पड़ोसी देश हैं, उनके लगभग सभी राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण गया है भारत सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, जिसमें श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश, इसके मॉरिशस, इसके तमाम जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उन्होंने कन्फर्म किया है कि वो पहुँच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। कुछ आज ही शाम पहुँच रहे हैं, कुछ कल दोपहर तक पहुँच रहे हैं और वो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। ये डिटेल्स है। इसके अलावा करीब-करीब 90 से ज़्यादा ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि अलग-अलग रिलिजन के हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। 200 से ज़्यादा ऐसे देश-विदेश के मेहमान हैं, जो कि अलग-अलग क्षेत्रों में जिनकी एक्सपर्टीज़ है, उनको भी बुलाया गया है, जो प्रोमिनेंट रिनाउंड नेम्स हैं, उनको बुलाया गया है। जो पद्मा अवॉर्डीज़ हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उनको भी आमंत्रित किया गया है। फ़िल्म जगत की कुछ हस्तियाँ भी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले रही हैं। साथ ही साथ जो विपक्ष के नेता हैं, उनको भी निमंत्रण दिया गया है प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। तो ये काफ़ी हाई प्रोफाइल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है नरेंद्र मोदी का। तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है और इसके ज़रिए सरकार इस बात को का भी संदेश देना चाहती है कि उनके लिए नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है, उसको जारी रखा जाएगा। लिहाजा सभी पड़ोसी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको निमंत्रण दिया गया है और ज़्यादातर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। भारत ने अपनी मंशा इसके साथ ही ज़ाहिर कर दी है कि उनके लिए, भारत के लिए साउथ ईस्ट एशिया में उसके जो पड़ोसी हैं, उनकी प्राथमिकता उसके लिए सबसे ऊपर है। जी। बस एक और सवाल ये होगा कि विपक्ष की भी आज अहम बैठक है। इसको लेकर क्या डिटेल्स है आपके पास? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बैठक है क्योंकि इस बात के की जानकारियाँ आने लगी हैं, हालाँकि अभी तक डेट्स कन्फर्म नहीं हुए हैं कि
शपथ ग्रहण समारोह के बाद इसी महीने से के मध्य से पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होगी, जहाँ पर जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, उनको शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही साथ एक कोरम भी पूरा किया जाएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा। तो ये औपचारिक तैयारियां होती हैं जो कि करनी होती है, और उसी सिलसिले में अपोजिशन की भी बैठक है, खासकर कांग्रेस की, जहां पर इस बात की संभावना है कि राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनाई जा सकती है पार्टी के अंदर कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में लोकसभा में नजर आएंगे। हालांकि इस बार कांग्रेस के पास सीटें ज्यादा हैं, 99 सीटें हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो कोरम है वो उसको पूरी कांग्रेस के जो नंबर्स हैं वो उसको पूरी करने में सक्षम है। लिहाजा राहुल गांधी के नाम पर सहमति बन सकती है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट जानकारी ये मिल रही है कि सोनिया गांधी क्योंकि लोकसभा की सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा की सदस्य हैं, लिहाजा उन्हें संसदीय दल के चेयरपर्सन के तौर पर उनकी नियुक्ति की जा सकती है 18th लोकसभा के लिए। इसके अलावा एक और आगामी सत्र के लिए, साथ ही एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि जो सहयोगी दल हैं, इंडिया अलायंस की अगर आप बात करते हैं, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उनकी भी बैठक होने जा रही है। वो भी अपनी रणनीति तैयार करेंगे। उनके फ्लोर लीडर्स कौन होंगे लोकसभा में, उस पर सहमति बनाई जाएगी, और इसके बाद अब जब पार्लियामेंट के सेशन की शुरुआत होगी, संसद सत्र की शुरुआत होगी, वहां पर एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि सरकार को मिलकर अपोजिशन पार्टियां कैसे घेरने वाली हैं। तो एक तरीके से आने वाले समय काफी दिलचस्प होने वाले हैं राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि बीजेपी के पास वो नंबर्स नहीं है जिसकी वो आदी रही है। लिहाजा फ्लोर मैनेजमेंट कैसे होगा, बीजेपी का सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री कौन होगा, उसकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि इसमें अपोजिशन पार्टीज भी अपनी हिस्सेदारी चाहती हैं। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर स्थितियां जो है आने वाले कुछ समय में स्पष्ट होंगी, लेकिन फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि मिनिस्टर कौन बनेगा, जो पोर्टफोलियोज है उसके लोकेशन में किसकी किसकी भूमिका होगी, वो कल शाम तक स्पष्ट होगी। जी। शुक्रिया प्रकाश पूरी डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन स्थिति बहुत ही दिलचस्प अब होने वाली है, क्योंकि अब लोगों की नज़र है कि मंत्रालय किसको क्या मिलने वाला है, इस पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। पीएम पद की तो स्थिति पूरी तरह से क्लियर पहले से भी थी, तो वो नहीं, लेकिन अब यहाँ से मंत्रालय क्या किसको क्या बंटवारा होगा, ये काफ़ी दिलचस्प होगा। मोहित शर्मा है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। मोहित जी, आप बताइए, आप पीएम मोदी के काम को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, काफ़ी लंबे समय से आपने देखा होगा, लेकिन पहले का समय और इस बार का समय बिल्कुल अलग है। पहले आप सिंगल टायर की गाड़ी थी अपने हिसाब से, अब तेजी से रफ्तार से, यहाँ पर अब कई सारे टायर पीछे हैं। अगर ब्रॉडर अगर आप देखें तो 3 व्हीलर गाड़ी अब है अब एनडीए की, जहाँ पर एक तरफ टीडीपी और जेडीयू का पहिया है, ऊपर आगे से बीजेपी है। क्या लग रहा है किस तरह से चीजें बदलेंगी और काम करने में कितनी आसानी होगी पीएम मोदी को? मोहित जी, मोहित जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा। मोहित जी बताइएगा कि क्या आप किस तरह की तैयारी चल रही होगी और पीएम मोदी के लिए काम करना ऐसे माहौल में कितना आसान होगा? जहां तक देश चलाने का सवाल है, मोदी जी को बहुत ज्यादा अनुभव है, और प्रशासनिक जितने भी उन्होंने गवर्नमेंटी और संविधानिक जो उनके पास दायित्व रहे हैं अभी तक, चाहे वो गुजरात के रहे हो, चाहे वो देश के लिए रहे हो, उन्होंने बखूबी ईमानदारी से निभाया है। और जहां तक 2 पहिया और जुड़ने का सवाल है, वो दोनों पहिए उनके लिए बहुत बेहद कारगर साबित होंगे। आज आपने देखा होगा कि कल नीतीश कुमार ने खुद उनके एकदम नतमस्तक होकर उन्होंने उनका एक अभिनंदन किया था, और टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू है, उन्होंने भी उनके लिए बहुत ही सराहनीय बात कही। तो इससे जायज होता है कि दोनों ने मिलकर उनका प्रॉपर साथ देंगे। और जहां तक अपक्ष का है, जो विपक्ष है, उनके पास भी तो कई पैसा की लगी हुई है, और जहां तक उनके पास जो लीडर है, वो अपने आप में सब एकदम गर्वित है, घमंडी है, ताकि उनको हर आदमी को एक नया नया कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री या बहुत बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए रहेगा। उनके पास तो कुछ ज्यादा ही परेशानी है। और जहां मोदी जी हैं, वो एक स्ट्रांग लीडर है, देश ने उनको माना है, देश ने माना है, पूरी दुनिया ने माना है, और वो अपने जितने भी एक जो दायित्व रहेंगे या जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो सब सॉल्व करने के लिए एकदम सक्षम है। देश के लिए जीते हैं वो, उन्होंने देश के लिए जिया है। और जहां तक दुनिया में
नाम का सवाल है। हमारे देश को बहुत ही गौरवान्वित किया है, बहुत आगे लेके गए हैं। कुछ कमियों की वजह से थोड़ा सीट कम ज़्यादा हो गई है, लेकिन तीसरी बार भी इतना सीट पाना बहुत ही मायने रखता है। किसी ने भी आज तक इतना बड़ा कार्य करके दिखाया नहीं है, जितना मोदी ने अपने राज्य में किया है। उन्होंने पूरे देश को सुधार दिया है। जी जी। अब सबके मन में दहशत है कि कहीं अगर किसी भी जगह पे अपराध करेंगे या कुछ गलत करेंगे, तो बचेंगे नहीं। और ओके। इसीलिए जो विपक्ष है, उनके पीछे हाथ धो के लगा हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देश की जनता उनके साथ में है और हमेशा रहेगी। ओके, शुक्रिया मोहित जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि स्थिति कैसी भी हो, लेकिन पीएम मोदी एक मजबूत नेता है और बेहतर काम इस मोदी 3.0 में भी बेहतर काम ही होगा। लेकिन चलिए